हाँ भी तो देखो, MGS यूनिवर्सिटी के BSc फाइनल ईयर का जो क्लास है उसका एक पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। और अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो ये लेक्चर सीरीज़ अपन एंड भी करेंगे, ठीक है। और सब कुछ और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, तो वहाँ आप देखिए और स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट है, जो बुक है, उसका अपने को फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करना है। और फर्स्ट यूनिट का टाइटल है सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस एक तरह से विषय परिवेश है आपका, इंट्रोडक्शन है टू द इलेक्ट्रॉनिक्स, कि वे इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह से डीलिंग करना है, किस तरह से आपको उसके अनुरूप ढलना है। तो आप अगर इंटरेस्ट लोगे तो आगे आपको इंटरेस्ट आएगा। बहुत सिंपल एज दैट, कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट लोगे और आपको ये एक फिजिबिलिटी होगी इसके साथ में, आपका बॉन्डिंग बन गया, तो आपको अच्छी लगने लगेगी इलेक्ट्रॉनिक्स आगे के लिए। और अगर यहाँ पे आप मिस कर गए तो धीरे धीरे बिल्डअप होते होते प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से नफरत हो जाएगी। तो ये सर्किट एनालिसिस अपन देख रहे हैं। और सर्किट एनालिसिस से नाम से अपने को पता चल रहा है परिपथ विश्लेषण। तो परिपथ का विश्लेषण करना है अपने को विद सम बेसिक आइडियाज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं जो किरचॉफ के नियम से या फिर कुछ थ्योरम से बनते हैं। वो थ्योरम से एंड कुछ किरचॉफ के नियम से अपन 4 टर्मिनल जो नेटवर्क्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनको कुछ एक से दूसरे रूप में चेंज करेंगे, उनके पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आएगा, लेकिन ये है विषय प्रवेश। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आगे। अब देखो, इसका फर्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा स्रोत क्यों जरूरी है, इसके बारे में तो बात करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि सर्किट है तो उसको एनर्जी तो चाहिएगी। कुछ ना कुछ तो हम एनर्जी लेके ही काम करेंगे। अगर अपन करंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, विद्युत की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी तो वहाँ पे चाहिए ही चाहिए। और वो एनर्जी हम लेते हैं, इसीलिए हम बिजली का बिल पे करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन जो एनर्जी सोर्सेज ले रहे हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट उसका अपने को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमें उसका एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस के अंदर थ्योरी जो है वो अपने को देखनी पड़ेगी। अब होता तो सिंपल है, एनर्जी आ रही है और एपेटस को मिल रही है, अप्लायंसेस को मिल रही है, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे उनका किया जाता है वो चीज़ है। तो यहाँ पे 2 तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है भाई। पहला है वोल्टेज सोर्सेज के रूप में, वोल्टेज सोर्सेज के रूप में, और दूसरा है करंट सोर्सेज के रूप में, ठीक है। क्या होते हैं, क्या ये अलग होते हैं, क्या ये एक ही होते हैं, इनको क्या एक साथ यूज किया जा सकता है या अलग अलग यूज किया जाता है, कब वोल्टेज सोर्स होता है, कब करंट सोर्स होता है, सब आंसर मिल जाएंगे। अब इनका भी सब कैटेगरी है भाई। तो इसकी पहली कैटेगरी है वोल्टेज सोर्स की, आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स। और जब आपने आइडियल नाम ले लिया है तो आपको सेकंड कैटेगरी ऑटोमेटिकली पता चल जानी चाहिए, जो है रियल वोल्टेज सोर्स। एक फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए आइडियल और रियल ये दोनों चीज़ें बहुत ही कॉमन सी है, आप बार बार यूज़ लेते हो। जैसे लास्ट ईयर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब आपने पढ़ी थी तो वहाँ पे आइडियल गैस के लिए आपने पहले पढ़ा था, फिर उसको रियल गैस के लिए भी पढ़ा था। तो आपने देखा था आइडियल गैस कौन सी होती है, क्या क्या उसके अंदर जो है कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करता है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम एंड ऑल। एंड क्या उसमें प्रॉब्लम रह गई कि हमें रियल गैसेज बनानी पड़ी या रियल गैसेज के बारे में पढ़ना पड़ा। बनानी क्या पड़ी, सब रियल गैसेज ही है वैसे तो, बट आइडियल गैसेज के रूप में हम उसको लगातार क्यों नहीं पढ़ पाए, हमें कुछ ना कुछ नया क्यों बनाना पड़ा। तो ऐसा सा कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। तो देखो, हिंदी में अगर आप इसको देखो तो सिर्फ इतना ही वर्ड आपको पता होना चाहिए, आदर्श वोल्टेज सोर्स आप जानते हैं, और ये है आपका वास्तविक। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी क्या है या डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन तो कुछ होती नहीं है वैसे तो, लेकिन ठीक है तो भी देख लेते हैं। तो डिफाइन कैसे किया जाए, तो मैं सबसे पहले एक सिंबल बना रहा हूँ छोटा सा। तो ये अपना वोल्टेज सोर्स है, लेट सपोज VS, और मैंने इससे जोड़ दिया एक लोड रेजिस्टेंस ZL या RL, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल सा सोर्स, बहुत सिंपल सा सर्किट है जिसमें एक सोर्स है और दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस को अपन कह रहे हैं लोड, ये है लोड,
इलेक्ट्रॉनिक्स में लोड के बिना कुछ भी नहीं है। अगर लोड नहीं है तो आप क्या पढ़ रहे हो? लोड वो चीज़ है जिस पे आप जाके एनर्जी दोगे, उसको एनर्जी दोगे तो वो चलेगा, वो दौड़ेगा, वो घूमेगा, वो हीट देगा, वो लाइट देगा या कुछ भी देगा, बट वो आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाएगा उस एनर्जी के बदले में। तो ये आपका हो गया लोड, और ये एक सिंबल बना दिया अपन ने, ठीक है। डेफिनेशन ये है इसकी कि अगर मैं इस आर एल को बदलता हुआ मानूं तो आर एल के चाहे कितने भी मान आप कर लो, वी एस कभी भी आपको अलग मान प्रोवाइड नहीं करवाएगा, वोल्टेज का आप कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। तो इसको सिंपल लेवल में ये लिख सकता हूं कि आर एल के सभी वैल्यूज के लिए कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। आदर्श वोल्टेज सोर्स के पास क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? वो वोल्टेज सोर्स है, वो वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है, और क्या प्रॉपर्टी चाहिए? बस वोल्टेज कांस्टेंट है। आप आरएल के चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट है। तो एक अपने पास ये हो गया, एक ये सिंबल हो गया। तीसरी चीज देखो, अगर इसके साथ आप देख रहे हो तो सीधे वायर से मैंने जोड़ा है, इसलिए एक चीज इसमें और देखनी पड़ेगी आपको, और वो है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, हर एक सोर्स का अपना आंतरिक प्रतिरोध या प्रतिबाधा होती है, प्रतिरोध या प्रतिबाधा होती है, जिसको अपन आरएस से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है सोर्स के अलावा, सीधा ZL या RL आ गया। इसका मतलब आइडियल के लिए कितना होता है भाई? 0 होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए आंतरिक प्रतिबाधा या आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है भाई? 0 होता है। आगे कट रहा है क्या भाई? थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज हो गई अपने पास में, इतना ही है। अच्छा, एक ग्राफ भी बना सकते हैं अपन। फिजिक्स में ग्राफ्स जो है वो सेंटेंस या डेफिनेशन से ज़्यादा लाउडली बोलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ग्राफ आपको जरूर प्लॉट करना चाहिए और ग्राफ के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ZL या RL जो भी इसको आप बोलना चाहो। आगे अपने को इतना नॉलेज तो फर्स्ट ईयर से आपको होगा ही कि ZL और RL डिफरेंट नहीं होते हैं। RL ZL का एक पार्ट है। और इधर मैं लिख दूँ VS, तो ये कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा इररेस्पेक्टिव RL का चाहे कुछ भी मानो, ये हमेशा यही देगा। अब देखो अपन आगे आते हैं वही बात कि आदर्श वोल्टेज सोर्स में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर ये तीनों चीज़ें ही हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। तो प्रॉब्लम ये है भाई, सबसे पहले कि अगर मैं उस सोर्स के द्वारा उस लोड को पहुंचाई जाने वाली शक्ति के बारे में बात करूं, पावर के बारे में बात करूं, इस सर्किट को कितना पावर दिया जा रहा है उसके बारे में बात करूं, तो वो होगा V × I। और ओम के नियम से हम जानते हैं I = V/R होता है, तो ये हो जाएगा V²/RL। ओके, अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये सब में बराबर वोल्टेज प्रोवाइड करवा रहा है, यानी V बराबर है इसका, V कभी भी नहीं चेंज होता, तो मैं एक स्पेशल केस लेके इसको अगर निकालूं पावर को, तो स्पेशल केस मेरा एक्सट्रीम ही होगा। ऑब्वियसली हम जब भी कुछ विचलन देखना चाहते हैं तो एक्सट्रीम की कंडीशन में देखते हैं। तो मैं कहता हूं कि RL = अगर मेरा 0 हो जाए, तो 0 वाली कंडीशन कब हो जाएगी? जब मैं यहाँ से सीधा इसको जोड़ दूंगा इस तरह से। तो RL = 0 हो जाए, वायर से मैं सीधा जोड़ दूं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये हो गया 0, तो ये बन गया अपने पास इन्फिनिटी। तो आप इस सर्किट से इन्फिनिटी पावर प्राप्त कर सकते हो अगर आइडियल सोर्स एग्जिस्ट करता है तो आंसर क्या है? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, और ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये गलत है। तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ है इसलिए हमें रियल सोर्स के बारे में पता होना चाहिए। भाई रियल वोल्टेज सोर्स होता है एक, और रियल वोल्टेज सोर्स और इसमें फ़र्क क्या होता है? रियल वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके साथ में एक सीरीज में RS लगा दिया जाता है। जैसे ही हम RS लगाएंगे तो सारे के सारी चीज़ें जो है वो आपकी कॉन्ट्राडिक्शन जो है, प्रॉब्लम्स जो है वो सारी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि इसका डेफिनेशन क्या होगा? RL के सभी मान के लिए कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करवाता है, RL पे डिपेंड करता है। जो रियल वोल्टेज सोर्स है उसका वोल्टेज RL के वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इसका उल्टा हो गया, RL के सभी वैल्यूज पे कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करवाता, इसका मान RL पे डिपेंड करता है। और किस तरह से डिपेंड करता है? जैसे जैसे हम RL बढ़ाएंगे VL का मान, VS का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम RL बढ़ाएंगे ये बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप RL बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट कम होता जा रहा है, करंट कम होता जा रहा है, इसलिए वोल्टेज
बढ़ता जा रहा है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एनी टाइम रहता है। इस वजह से v इंटू आई जो है वो कभी इन्फिनिटी नहीं होता। जब एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो दूसरी ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए p आपका इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप i को तो बढ़ाते जा रहे हो, इन्फिनिटी ले जा रहे हो, और v को आप कुछ कर ही नहीं रहे, v तो कांस्टेंट है, तो ये कभी ना कभी जाके इन्फिनिटी हो ही जाएगा। लेकिन अब आपके पास क्या है कि जैसे जैसे आप ZL RL को कम करोगे या बढ़ाओगे, तो जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो या जैसे जैसे आप कम कर रहे हो, जैसे जीरो ले गए आप, जीरो ले गए तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, लेकिन वोल्टेज भी आपका जीरो हो गया। तो जीरो से इन्फिनिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा भाई, आपके पास जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो पावर भी आपका जीरो ही हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं होगा। तो ये विसंगति इसके द्वारा दूर हो गई है अपने पास। अब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, इसलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस परिमित होता है भाई। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनाइट होता है, कुछ ना कुछ होता है, फाइनाइट होता है और उसके सीरीज में लग जाता है। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन एक ही आता है कि क्या वोल्टेज सोर्स आइडियल कभी नहीं हो सकता? आइडियल तो नहीं हो सकता, ये तो बात पक्का है। एक्सट्रीम कंडीशन में वो जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आपने देखा होगा कि लोअर प्रेशर पे आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है गैसेज, लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए या टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाए तो गैसेज जो है वो रियल गैसेज की तरह बिहेव करने लग जाती है या आइडियल गैस से डेविएशन दिखाना शुरू कर देती है। सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पे है कि जब एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं तब अपने पास में इसका डेविएशन दिखता है। बाकी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अपन क्रिएट कर सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स अप्रोक्सीमेटली आइडियल सोर्स की तरह बिहेव करे। ठीक है भाई, सब विजिबल है? ओके, तो अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई, थ्रू आउट लेक्चर कंसंट्रेशन बनाए रखना है आपको। अगर आप जुड़े हुए रहना चाहते हैं इस लेक्चर सीरीज से तो अपना टारगेट सिर्फ इतना है कि आप पूरा वीडियो लेक्चर देखें। तो नेक्स्ट देखो अपने पास क्या आ जाएगा अभी। नेक्स्ट किसका क्लासिफिकेशन है? नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे वोल्टेज सोर्स के बाद आ गया करंट सोर्स। तो ऐसा ही टाइमलाइन अपन रखेंगे और ऐसी ही फॉर्मेट में अपन देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जहाँ कहीं आपको लगे तो वहाँ पॉज करके आप स्क्रीनशॉट आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये जब भी अपलोड हो रहा है तो 5-6 घंटे मेरा है कि इसको रखेंगे अपन। तो देखो अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ से इसको हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो करंट सोर्सेस, करंट सोर्स में भी सबसे पहले ये लेंगे अपन आइडियल करंट सोर्स। इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, सिंपल है। उसके पास वोल्टेज था तो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा था, इसके पास करंट है तो ये करंट प्रोवाइड करेगा। डेफिनेशन क्या हो गई कि ZL के किसी भी मान पे, ZL के किसी भी वैल्यू के लिए कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करवाता है। कांस्टेंट करंट ZL को सप्लाई करता है। ZL लिखा, वहां RL लिखा था क्या भाई? RL कर दो, ZL कर दो, कोई खास फर्क नहीं है। तो RL को कांस्टेंट वोल्ट करंट प्रोवाइड करवाएगा। ये सर्किट बनाते हैं देखो सिंपली, इसमें इस तरह का साइन होता है करंट सोर्स के लिए। ये लो भाई, अगेन देखो यहाँ पे और यहाँ पे हमने कुछ नहीं जोड़ा है। ठीक है, ना इसके आगे पीछे कुछ जोड़ा है, तो मतलब वो नहीं है जो पहले था, सॉरी, यहाँ पे कुछ अलग मतलब है, अभी बात करेंगे। अब देखो अगर अपन बात करें यहाँ पे, ये हो गया अपने पास RL और ये इसको कांस्टेंट करंट सप्लाई करवाएगा और ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा आपके पास। ये लो भाई IS और ये ले लेते हैं अपन, ये है IS सोर्स और ये ले लेते हैं अपन RL। एक सेकंड में खिड़की बंद कर देता हूँ भाई। ठीक है, और कांस्टेंट करंट आ रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस का केस रहता है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये कितना होता है ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी तो आपको देखने में बस उसके जैसा ही सिचुएशन लगेगा, तो ये आपको जीरो ही लगेगा, बट जीरो नहीं होता है, अभी बात करेंगे आगे। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है वो देखते हैं। तो रियल करंट सोर्स, इसकी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे अपन,
इसकी प्रॉब्लम को इजी वे में समझेंगे। इजी वे क्या है, देखो अपने पास कि ये कह रहा है कि सारे आरएल के वैल्यूज पे ये कांस्टेंट करंट देगा, तो मैं एक ऐसा स्पेसिफिक कंडीशन ले लूं जिसमें ये कह दूं कि ये लो भाई, मैंने तो खाली छोड़ दिया है। वहां एक्सट्रीम कंडीशन क्या ली थी, आरएल 0, और यहां एक्सट्रीम कंडीशन क्या ली है, केस क्या लिया है, आरएल इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब अपन बीच में खाली स्पेस छोड़ देते हैं तो आरएल इन्फिनिटी माना जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का केस है। अब देखो ऐसा नहीं है कि इसके बीच करंट फ्लो नहीं हो सकता है, बट बहुत हाई वोल्टेजेस चाहिए। और अपन एयर वगैरह ये फिजिकल सब्सटेंस इसके बीच कुछ नहीं मान रहे, अपन तो कह रहे हैं ये खाली है। अगर यहाँ एयर होती तो भी 10⁻7 10�5 वोल्ट के लगभग जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड करवाना पड़ता, तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता। बट इतना हाई फाई फिजिक्स नहीं लगाना है। सिंपल फिजिक्स ये है कि इसके बीच करंट फ्लो नहीं हो सकता मतलब आरएल क्या है, इन्फिनिटी है। अब अगर आइडियल माने तब तो इसके बीच भी करंट फ्लो होना चाहिए। मतलब यहाँ कहीं अगर मैं एमीटर लगा दूं, तो यहाँ पे रीडिंग आनी चाहिए कुछ ना कुछ, बट रीडिंग नहीं आती। अपन को पता है जब अपन वायर ही तोड़ दिए तो फिर कैसे रीडिंग आएगी, तो प्रॉब्लम आ गई ना भाई। आरएल इन्फिनिटी हो गया तो फिर करंट कैसे कांस्टेंट रहेगा, तो ये आपका आगे कैसे जाएगा कॉन्स्टेंटली। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस करंट सोर्स को थोड़ा सा वेरी कर देते हैं, और वेरिएशन क्या लाते हैं, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं अपन, हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिसको अपन कहते हैं अगेन आरएस, और ये आपका हो गया आरएल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो अगेन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है भाई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगेन फाइनाइट है, कम या ज़्यादा नहीं लिखना है, फाइनाइट लिखना। कम और ज़्यादा सब कुछ वेरिएबल, सब कुछ रिलेटिव है, तो अपन इसको फाइनाइट बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं वापस कि यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो क्या है, ओपन है। ओपन है मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। तो ये वाइवा के क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं और इससे सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इसको ओपन भी रख दोगे तो इसमें से फ्लो हो जाएगी करंट, और यहाँ से करंट फ्लो होने का कोई फिक्सेशन नहीं है, मतलब आपके पास बाध्यता नहीं है कि यहीं से जाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका जो है रियल करंट सोर्स और आइडियल करंट सोर्स की बात हो गई। ठीक है, अब अपन कुछ डेफिनेशंस देखेंगे इसमें आगे। हाँ, तो भाई देखो डेफिनेशंस से पहले एक चीज़ जो रह रही थी वो ये है कि हमने एक बात कही थी कि वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो अपन पहले तो कहते हैं डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ठीक है, तो ये अपने पास एक क्वेश्चन आता है कि इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल है, और वो है नो डिफरेंस। हिंदी वाला नो, इंग्लिश वाला नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। आधा कैपिटल आधा लोअर लेटर्स में है। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना है अपने को, कुछ निकालना है अपने को। तो नो डिफरेंस का मतलब कोई फर्क नहीं है। एक करंट सोर्स ही वोल्टेज सोर्स है, एंड वोल्टेज सोर्स ही करंट सोर्स है। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। देयर इज नो डिफरेंस। क्यों डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी सोर्स है भाई। हम हमारी स्वेच्छा से, हमारी इच्छा से वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में शो कर सकते हैं, और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में शो कर सकते हैं बहुत इजीली। तो फिर अपने पास क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो दोनों एक ही है तो उनका इक्विवेलेंस क्या है। इक्विवेलेंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा टॉपिक है। ऊपर वाला टॉपिक कोई मतलब नहीं है, कोई डिफरेंस होता ही नहीं है बेसिकली। तो इक्विवेलेंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट सोर्स, तो अगर आपके पास कोई वोल्टेज सोर्स है Vs, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपन बता रहे हैं ये, और ये यहाँ जाके जुड़ रहा है RL से, और ये आपका है RS, ये आपका Vs लिख दिया है मैंने। तो ये
इसके इक्विवेलेंट है, किसके, इस करंट सोर्स के इक्विवेलेंट है। ठीक है, ये और ये इक्विवेलेंट है। इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच रिलेशन है बहुत सिंपल, Vs इज इक्वल टू Rs इंटू Is। तो अगर आपको ये गिवन है तो आपको Rs गिवन होगा, Vs गिवन होगा, तो आप Is निकाल लो और इसको ऐसा लिख दो। ठीक है, और अगर आपके पास ये गिवन है तो आपको Is और Rs गिवन है, तो Is Rs लिख दो, Vs पता चल जाएगा। तो ये जो, अगर आपको ये दो गिवन है तो आप यहाँ Is निकाल लो विद रेस्पेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड दैट इज Vs अपॉन Rs। और अगर आपको ये गिवन है तो इस फॉर्मूला से ये पता कर लो, और फिर Rs यहाँ लगा दो, Rs यहाँ लगा दो, और ये एग्जैक्टली फिजिक्स में फिट होता है। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये Rs भी है, Rs भी है, तो ऐसा कैसे, ये फिजिक्स में प्रॉपरली फिट होता है, कोई भी इसमें इश्यू नहीं है। अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन उसको प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बार के लिए इसको स्ट्रेट ही आप लेके चलो। कभी आप धीरे धीरे कभी मौका मिलेगा तो अपन इसके बारे में भी बात करेंगे। तो भाई Vs इज इक्वल टू क्या होता है, Rs होता है। अब नेक्स्ट बात ये है कि तो अपने को कंफ्यूजन एक हो जाना चाहिए, कंफ्यूजन होना चाहिए। कंफ्यूजन तो देखो जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा तो समाधान कैसे होगा। तो कंफ्यूजन ये होना चाहिए कि हम इसको यूज करें या इसको यूज करें। जब दोनों बराबर है तो फिर एक ही ले लेना, दोनों बनाने की जरूरत क्या है। तो वहां पे एक बात आती है, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में अभी मैंने कहा था कि वोल्टेज सोर्स आइडियली बात कर सकता है, आइडियली काम कर सकता है, करंट सोर्स आइडियली काम कर सकता है। तो वो आइडियली काम करवाने के लिए एक प्रतिबंध है भाई, ध्यान रखना कि अगर आपके पास किसी कंडीशन में Rs की तुलना में RL बहुत ज्यादा हो, अगर आपके पास एक फिजिकल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में उसका जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसका, सोर्स का, ना तो वोल्टेज ना करंट, सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर RL के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तो वहां पे आपका वोल्टेज सोर्स लेना ज्यादा एप्रोप्रिएट है। वहां पे वोल्टेज सोर्स लेके आप एनालिसिस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, वहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आपको मिलेंगे, या वहाँ पे वोल्टेज सोर्स ज़्यादा सही बिहेवियर आपको दिखाएगा, या वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह काम वहाँ पे करने लग जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह काम करने लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप उसी तरह देखना चाहो उसे, और उसकी अपोजिट कंडीशन क्या है कि अगर Rs बहुत ज़्यादा हो और RL बहुत कम हो, तो वहाँ पे आपको आइडियल करंट सोर्स की तरह वो बिहेव करेगा, तो इसलिए उसको करंट सोर्स मानना ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो ये इन कंडीशंस में अपन इनको यूज़ कर सकते हैं। अब अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो, और अपन नेक्स्ट पॉइंट पे अपने आ जाते हैं, एंड वो है कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है अपनी नेटवर्क, हिंदी में इसको कहते हैं जाल। तो बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल से बात है कि अपने पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेजिस्टर्स है या कैपेसिटर्स है या डायोड्स हैं या ट्रांजिस्टर्स है या सब कुछ। इन सबको मिलू के अगर जोड़ दें अपन, जोड़ जाड़ के और सेट कर दें किसी जगह पे, कैसे भी, कोई रूल नहीं है। नेटवर्क अगर बनाना तो कोई रूल नहीं है, वो नेटवर्क काम करेगा या नहीं करेगा वो एक क्वेश्चन है। अगर आप कैसे भी कुछ भी जोड़ दोगे और वो काम नहीं करे तो वो एक अलग चीज़ है, कुछ भी ना करे तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको कुछ करवाना तो उसको सिस्टमेटिकली जोड़ना पड़ेगा। बट नेटवर्क में ऐसा रूल नहीं है। तो आपने कंपोनेंट्स लिए, उनको जोड़ दिया वायर्स के थ्रू, इधर से उधर से उधर से, तो वो जाल बन गया एक। तो कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स एंड ऑल सब मिला के अपन कुछ बना दें तो उसे अपन जाल कहेंगे।
और यहाँ पे क्योंकि हम सिंपल फिजिक्स में हैं, अभी तक अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के इनिशियल फेज में है, इसलिए हम जो भी यूज़ लेंगे वो कैपेसिटर एंड इंडक्टर एंड रेजिस्टर, ये तीन ही चीज़ अभी यूज़ लेंगे। वो एक स्पेसिफिक टाइप की उनमें प्रॉपर्टीज़ होती है, वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये जाल हो गया। जाल दो तरह के होते हैं भाई, एक होता है एक्टिव और एक होता है इनएक्टिव, इसे पैसिव भी कहते हैं। तो एक्टिव का मतलब सक्रिय और ये निष्क्रिय। कैसे पता करोगे भाई सक्रिय और निष्क्रिय? बहुत इजी है। अगर नेटवर्क में कोई सोर्स है, एनर्जी का कोई भी सोर्स है, तो उसे सक्रिय कहेंगे। तो नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क तो दोनों ही है, लेकिन इसमें कोई ना कोई सोर्स भी होता है। तो ऐसा जाल जिसमें कोई ना कोई सोर्स अवेलेबल हो हमारे पास, उसे अपन सक्रिय जाल कहते हैं। और इसमें नो सोर्स, कोई सोर्स नहीं होता है, तो इसे अपन निष्क्रिय जाल कहेंगे। ठीक है। दूसरा देखो अपने पास है ब्रांच। ब्रांच यानी शाखा। शाखा अपने पास क्या है? शाखा को किस तरह से आप पहचान सकते हैं? आपको सर्किट में या नेटवर्क में वो सिचुएशन स्टडी करनी है जहां पे करंट कांस्टेंट रहता है, तो वो पूरा ड्यूरेशन, वो पूरा डिस्टेंस जिसमें करंट कांस्टेंट रहता है, उसे अपन कहते हैं शाखा। तो किसी भी सर्किट में, किसी भी नेटवर्क में कांस्टेंट करंट का पाथ, वो पाथ किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है। लाइक अगर अपन कोई सर्किट बनाए, इस तरह से यहाँ पे हमने कोई सोर्स जोड़ दिया, लेट सपोज बैटरी जोड़ देते हैं इजी वे में, ये बैटरी अपन ने जोड़ दी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक अगर करंट देखेंगे तो वो कांस्टेंट होगी, तो ये एक ब्रांच है। ठीक है। फिर अगर यहाँ देखेंगे तो ये करंट इधर चली जाएगी, ये करंट इधर चली जाएगी। फिर ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, तो ये दूसरी ब्रांच है, ये तीसरी ब्रांच है। फिर यहाँ पे अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब ये देखो, ये एक ब्रांच हो गई पूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये भी करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट, तो ये पूरा का पूरा एक ही ब्रांच है। तो इसमें करंट कांस्टेंट है क्योंकि, ठीक है, कांस्टेंट करंट का पाथ जो है वो ब्रांच कहलाता है। तीसरा नोड, संधि। तो संधि क्या है आपके पास? दो या दो से अधिक ब्रांचेज जहां से निकलती है या जहां के मिलती है। ठीक है। तो अपन कह दें दो या दो से अधिक ब्रांचेज का जंक्शन, ब्रांचेज का जंक्शन, उनका संधि, दो या दो से अधिक ब्रांचेज जहां के मिलती है, जहां से निकलती है, उसको कहते हैं। तो देखो इसके अंदर अगर अपन देखें तो ये एक नोड है, क्योंकि यहाँ देखो एक दो तीन ब्रांचेज आ रही है, ये एक दो तीन ब्रांचेज आ रही है। ये है क्या? ये नहीं है। ये है क्या? ये भी नहीं है, क्योंकि ये सेम ही ब्रांच है, इससे नहीं होगा। तो यहाँ पे कितनी ब्रांचेज आ रही है? एक और दो ब्रांचेज आ रही है, इसको भी अपन मान सकते हैं, लेकिन ठीक है, दो या तीन जो भी है, लेकिन ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है। ठीक है। तो इससे कहते हैं अपन नोड, संधि। इसके बाद अपन आ जाते हैं लूप पे। चौथी डेफिनेशन अपनी लूप। लूप को हिंदी में भी लूप ही कहते हैं भी। ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो अभी वीडियो का एक ट्रेंड चलता है, जैसे कहते हैं लूप में वीडियो चलता रहे। तो लूप क्या है? खत्म होता है, वापस स्टार्ट हो जाता है, खत्म होता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है, तो उसे कहते हैं लूप। तो लूप का मतलब यही है, पूरा का पूरा एक पाथ, क्लोज्ड पाथ, कोई भी क्लोज्ड पाथ। तो दिस इज ए लूप, दिस इज ए लूप, दिस इज ए लूप। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि पता करो इसके अंदर कितने आयत है। तो आप जितने आयत ढूंढ सकते हो वो सारे लूप है। इसमें जितने भी आयत आप ढूंढ सकते हो, वर्ग ढूंढ सकते हो, वो सारे लूप है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दो को मिला के पूरा तीन, ये सारे के सारे लूप है। ठीक है।
तो सर्किट में क्लोज्ड पाथ, कोई भी क्लोज्ड पाथ, फिर आ जाता है एक मेश को कहते हैं पास। ज़्यादा यूज़ होने वाली डेफिनेशन नहीं है, लूप और पास जो है वो दोनों एक ही माने जाते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में, एंड ज़्यादा कोई इस पर डिटेलिंग करता भी नहीं है। तो मेश जो है वो सिंपलेस्ट लूप है। सिंपलेस्ट लूप मतलब कि ये एक लूप है, ये एक लूप भी है और एक मेश भी है। ये भी मेश है, ये भी मेश है, लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ करूँ तो ये लूप है पर मेश नहीं है। सिंपलेस्ट, इसके अंदर और नहीं होना चाहिए। ये अकेला एक लूप भी है और मेश भी है। तो हर एक मेश एक लूप होता है, पर हर एक लूप एक मेश नहीं होता। हर एक लूप एक मेश होता है, मतलब इसको मेश का डेफिनेशन आप उल्टा बोलिए, हर एक मेश एक लूप होता है। हर एक मेश एक लूप होता है, क्योंकि मेश की डेफिनेशन में लूप है। तो हर एक मेश जो है वो लूप होता है, लेकिन सारे लूप जो है वो मेश नहीं होते। ठीक है, ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब देखो, अभी मैंने बात की कि 3-4 कंपोनेंट ही अपन यूज लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनमें ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे मैं इसके साथ भी आप समझ सकते हो, अलग से इसको लिख सकते हो। तो पहला है अपने पास लीनियर इंपीडेंस या रेखिक प्रतिबाधा या रेखीय प्रतिबाधा, और एक है द्विपार्श्विक यानी बाइलेटरल इंपीडेंस। लीनियर इंपीडेंस एंड बाइलेटरल इंपीडेंस, तो इनका क्या मतलब है? देखो, रेखीय प्रतिबाधा वो वाली प्रतिबाधाएं होती है जिनका V वर्सेस I का ग्राफ एक लीनियर लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन, जिसमें V वर्सेस I जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब इसका मतलब सिंपल है, अभी ज़्यादा मतलब डेप्थ में या फिर बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसे प्रतिबाधाएं जिनमें करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम करोगे वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज कम करोगे करंट कम होगा। लीनियरली वो बढ़ेगा, लीनियरली वो कम भी हो जाएगा। दोनों में लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन कुछ इस तरह से होता है कि पहला 1 किया तो दूसरा 2 हो गया, दूसरे को 2 किया, पहले को 2 किया तो दूसरा 4 हो गया, उसको 4 किया तो 8 हो गया, 5 किया तो 10 हो गया, 10 किया तो 20 हो गया। ये लीनियर स्केल है कि जैसा पहला बढ़ेगा वैसा ही दूसरा भी बढ़ जाएगा। तो ये लीनियर स्केल जिन में होती है उन्हें अपन लीनियर इंपीडेंस कहते हैं। द्विपार्श्विक, पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब होता है एक साइड और दूसरा साइड। ठीक है, तो ऐसे इंपीडेंस जिनमें साइड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनमें साइड का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर अपन बात करें कि बाइक की बात करें अगर अपन, तो बाइक को आप आगे बैठ के चला सकते हो, पीछे बैठ के नहीं चला सकते। उधर मुंह करके चला सकते हो, नहीं, कोई कर्तव्य नहीं करना है, सिंपल चलाना है। तो सिंपली आगे बैठ के चल सकती है, पीछे बैठ के नहीं चल सकती। ठीक है, तो वो एक साइड का केस हो गया। लेकिन एक ट्रेन आपने देखा होगा, मेट्रो ट्रेन अगर आपने देखा हो, तो मेट्रो ट्रेन में आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन होते हैं, तो उसको आगे बैठ के भी चलाया जा सकता है, पीछे बैठ के भी चलाया जा सकता है। तो वो केस क्या हो गया? उसमें आगे पीछे का कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे एक समान, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, तो ये केस है। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा ऐसी प्रतिबाधा होती है जिनको चाहे आप एक सिरे से जोड़ के चला दो, चाहे दूसरे सिरे से जोड़ के चला दो। तो ये आपकी कोई इंपीडेंस है, लेट सपोज इधर A है इधर B है, और आपने इससे एक बैटरी जोड़ दी, प्लस और माइनस, प्लस A से जोड़ा, माइनस B से जोड़ा। अब अगर आप इसको हटा के और प्लस B से जोड़ देते और माइनस A से जोड़ देते तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेजिस्टेंस है। ये एक ही बात कहता है, किधर से आओ मैं तो बाधा उत्पन्न करूंगा, मैं तो प्रतिरोध उत्पन्न करूंगा, धारा किधर से भी आओ मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इसको फर्क नहीं पड़ता है, इसको पता ही नहीं है, इसका माइंड क्लियर है। ये कहता है कि इधर से आओ चाहे इधर से आओ, मैं रोकूंगा बस, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसकी जगह अपन कोई दूसरी चीज लगा दें, डायोड लगा दें लेट्स सपोज, तो डायोड जो है वो इंटेलिजेंट है। वो क्या करेगा? वो कहेगा जब प्लस को माइनस से जोड़ दिया, माइनस को प्लस से जोड़ दिया और प्लस को माइनस से जोड़ दिया, तब तो नहीं जाने दूंगा, करंट जाने ही नहीं दूंगा। और अगर इसको उल्टा कर दिया इस तरह से, प्लस को प्लस से जोड़ दिया, माइनस को माइनस जोड़ दिया, तो जाने देगा। तो ये क्या है? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है,
और रेजिस्टेंस क्या है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा है वो, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडक्टेंस भी लगा दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि इंडक्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके फेरो की संख्या इधर से हो चाहे इधर से हो, इधर से ऐसे घूम जाएगा उधर से ऐसे घूम जाएगा। कैपेसिटर की दोनों प्लेट बराबर है, इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही चार्ज वो अपने अंदर रखेगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। छोटी छोटी डेफिनेशन आती है भाई, एग्जाम में पूछी जा सकती है, वाइवा में पूछी जा सकती है। रेखीय प्रतिबाधा क्या होती है? ऐसी प्रतिबाधा जिसमें V और I लीनियरली बढ़ते हो, V और I दोनों समानुपाती हो, V और I के ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आती हो। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा बाइलेटरल इंपिडेंस क्या होता है, जिनमें उल्टे सीधे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ो, एक सिरे को प्लस से जोड़ो, दूसरे सिरे को माइनस से जोड़ो, एक सिरे को माइनस से जोड़ो, दूसरे को प्लस से जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी द्विपार्श्विक प्रतिबाधा हो गई और ये रेखीय प्रतिबाधा हो गई। तो ये डेफिनेशंस हो गई भी अपने पास में, बहुत इजी सी डेफिनेशंस है। ये आपको बार बार जो है वो वर्डिंग्स आएंगे, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा बार आएंगे, लेकिन वाइवा में और छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया नहीं जाता है, और जब भी आप किसी जगह पे जाते हो, आपका जब नॉलेज देखा जाता है तो वो आपसे ऐसी ही चीज़ें पूछते हैं जो छोटी से छोटी हो। ऐसा तो है नहीं कि आप जाओगे और आपको कहेंगे कि न्यूटन या आइंस्टाइन का एक्सपेरिमेंट करके बताओ हमें डेस्क पे, या फिर ये करके बताओ कि न्यूटन के सर पे सेव पड़ा था तो उसको क्या ख्याल आया था। ये तो वो आपसे पूछेंगे नहीं। वो आपसे क्या पूछेंगे? आपने पढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, तो लो भाई बताओ नोड क्या होता है। ठीक है, तो नोड की बात चलिए, तो अपन नोड को आगे लेके चलते हैं, और इसमें आगे का जो पॉइंट है वो है KVL और KCL। बहुत ही रिनोन्ड नाम है KVL और KCL। KCL तो फिर भी कम यूज़ होता है, KVL बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे है क्या, पहले तो बताओ। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपने पढ़ी हुई है पहले से, रिवीजन इस टाइप ही समझना है इसको। तो एक तो है किरचॉफ का धारा नियम, और दूसरा है किरचॉफ का वोल्टता नियम। तो इन्हीं से नाम पड़ा है अभी KCL KVL। और जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तब तक KVL आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखना आप। KVL बहुत ही सही चीज़ है और बहुत ही मेजॉरिटी के साथ यूज़ होने वाली चीज़ है, तो आप इसको विशेष इम्पोर्टेंस दे भाई। और अगर आपको ये नहीं आता है तब तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा भाई, क्योंकि आप इसको पहले पढ़ चुके हैं। अपन सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में शेयर करेंगे, और फिर इसको अपन आगे ले चलेंगे। किरचॉफ का धारा नियम आ जाता है। संधि की बात चल रही थी अपनी, तो संधि से स्टार्ट होता है, तो इसको नोड रूल भी कहते हैं। किरचॉफ नोड रूल भी कहते हैं, मतलब नोड का कोई ना कोई रोल है इसके अंदर। भाई क्या रोल है? देखो, एक नोड है और उससे बहुत सारी ब्रांचेस जुड़ रखी है। एक नोड है और उससे बहुत सारी ब्रांचेस जुड़ रखी है, एक जंक्शन है। इसमें एक करंट I1 आ रही है, इसमें एक करंट I2 जा रही है, इसमें एक करंट I3 जा रही है, इसमें एक करंट I4 आ रही है। इस तरह का एक जंक्शन है जिसमें करंट्स आ जा रही है कुछ ना कुछ। तो किरचॉफ नियम ये कहता है, किरचॉफ ने ये कहा कि इसमें आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर होनी चाहिए, जिसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है कि जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी। इस नोड के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर तो है नहीं कि ये कुछ एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर देगा या एक्स्ट्रा कुछ खुद ले लेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि वायर जुड़े हुए हैं और जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। तो अपन ये कहते हैं कि धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम 0 होता है। बस इतनी सी बात है। अब अभी जो मैंने बोला, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो अलग अलग चीजें हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। देखो, I1 अंदर आ रही है, I4 बाहर, I3 बाहर जा रही है, तो I1 प्लस I3, ठीक है। और ये किसके बराबर है? सॉरी,
नहीं है। I1 और I4 अंदर आ रही है, तो I1 प्लस I4 अंदर आ रही है और I3 और I2 बाहर जा रही है। ये लो भाई, ये मैंने बोला था। और यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। सिग्मा I इज इक्वल टू 0। जितनी भी सिग्मा है, जितने भी सम है, अलजेब्रिक सम 0 होगा। अभी अलजेब्रिक सम देखो क्या है, इसको अपन माइनस ले लेते हैं, इसको अपन माइनस ले लेते हैं, इन दोनों को प्लस ले लेते हैं। तो जो भी धाराएं आ रही है, जो नोड में एंटर हो रही है, नोड में इनपुट हो रही है जो भी, उनको अपन लेते हैं प्लस, और जो नोड से आउटपुट के रूप में जा रही है, बाहर जा रही है, उनको अपन लेते हैं माइनस। कोई रूल नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है, बस एक को प्लस और दूसरे को माइनस लेना है। किसी को भी प्लस ले लो, किसी को भी माइनस ले लो, कोई धनावेश ऋणावेश वाली कोई कहानी नहीं है। बस ये ऐसा माना जाता है कि एक को प्लस लेना है, दूसरे को माइनस लेना है, ठीक है। तो अंदर आने वाली प्लस, बाहर जाने वाली माइनस, याद रखो बस इस चीज़ को, और कुछ नहीं है। अब ये चीज़ है क्या, ये बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। किरचॉफ ने बहुत ही सिंपल सा दिमाग लगाया। चीज़ें जो निकली हुई है फिजिक्स में, वो बहुत ज़्यादा, हर बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो कई बार बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कई बार बहुत सिंपल चीज़ें हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा था, तो वो रिनोन्ड हो गई। तो यहाँ पे बहुत फंडामेंटल रूल लगा हुआ है, वो है चार्ज कंजर्वेशन। ये एक तरह से क्या है भाई, चार्ज कंजर्वेशन का, आवेश संरक्षण का ही सिद्धांत है। ये नीचे दिख रहा है क्या भाई इसमें, ठीक है, अभी तक तो दिख रहा है। चार्ज कंजर्वेशन का सिद्धांत है ये, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस किरचॉफ जी ने ये सोचा कि भाई जो आ रहा है वो जा रहा है, बस बीच में कुछ है ही नहीं। चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है। जो फिजिक्स के जो रूल्स हैं वो तो हमेशा सब जगह पे कांस्टेंट रहता है, वो तो सब जगह पे लागू होते हैं। तो जो भी आ रहा है वो जाएगा, जो भी आ रहा है वो जाएगा। चार्ज कंजर्व्ड है तो जो करंट आएगी वो जाएगी, और धाराओं का अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही है आपका किरचॉफ करंट लॉ। अब दूसरा आता है जो इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखता है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, और उसको कहते हैं अपन लूप लॉ। किरचॉफ का लूप लॉ, ठीक है। एक सेकंड टाइम देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा तो अभी तक नहीं हुआ है, चलाया जा सकता है और, ठीक है। तो लूप लॉ क्या है, देखो लूप लॉ लूप के अंदर जो है वो डिफाइन करता है। 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 3 चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहला, स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ इसी के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला बंद लूप या बंद पाथ। किसी क्लोज्ड पाथ में एक डायरेक्शन में जाने पर, ये इंपॉर्टेंट है, बंद पाथ लेना, एक डायरेक्शन लेनी है। बंद पाथ लेना, एक डायरेक्शन लेनी है। एक डायरेक्शन में जाने पर सभी वोल्टेज सोर्सेज व IR, वोल्टता पतन, वोल्टेज सोर्सेज एंड वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टा पतन। पतन का मतलब क्या होता है, गिर जाना एक तरीके से ना। तो जहां भी रेजिस्टेंस दिखता है वहां वोल्टता गिर जाती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जहां भी जाती है वहां गिर जाती है। जो भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो भी इंपीडेंस मिलेगा, वहां पे थोड़ी वोल्टा ड्रॉप हो जाती है, थोड़ी खत्म हो जाती है वहां पे। तो वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज सोर्सेज का अलजेब्रिक सम अगेन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखो, इसको सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से बताते हैं, अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। आपको अगर इसमें कंफ्यूजन है ना, तो आप सिंपल एक मेथड ध्यान रखो। एक मेथड क्या है, देखो वो एक मेथड है कि आप जब भी वोल्टेज सोर्स की बात करो, जब भी आप वोल्टेज सोर्स की बात करो या वोल्टेज ड्रॉप की बात करो, आप एक डायरेक्शन डिफाइन कर दो
और माइनस से प्लस की तरफ जाओ तब तो उसको प्लस ले लो। देखो ये क्या बात, कंफ्यूजन किस जगह पे होता है, जैसे यहाँ पे तो आने वाली धारा को प्लस दे दिया, जाने वाली धारा को माइनस दे दिया, तो बहुत ईजी सा काम है। लेकिन यहाँ अलजेब्रिक सम में तो किसको प्लस लेना किसको माइनस लेना ये कंफ्यूजन होता है। तो आपको क्या कहना है कि चाहे आप वोल्टेज सोर्स ले रहे हो, चाहे आप वोल्टेज सोर्स ले रहे हो, चाहे आप वोल्टेज ड्रॉप ले रहे हो, आप अगर -2 प्लस जा रहे हो, अगर -2 प्लस जा रहे हो तो उसको तो लेना है आपको प्लस, उसको तो आपको लेना है प्लस। और अगर आप +2 माइनस जा रहे हो, अगर आप +2 माइनस जा रहे हो तो उसको आपको लेना है माइनस, दैट्स इट। -2 प्लस जा रहे हो तो आपको लेना प्लस, और +2 माइनस जा रहे हो तो आपको लेना माइनस। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती है कि या तो एक बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी लगी हुई है तो उसका माइनस टर्मिनल ये है और प्लस टर्मिनल ये है, तो -2 प्लस जा रहे हो तो आपको प्लस लेना है उसको। और दूसरा एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में करंट अगर इधर फ्लो हो रहा है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है ना। और प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो ये आपके पास प्लस होगा। दूसरा इधर की तरफ कि ये हो जाए कि आपने एक डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी भी उसके अंदर, ठीक है, उस क्लोज्ड पाथ में एक डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी। उस डायरेक्शन में जाते हुए अगर आपको इधर से इधर जाना पड़ रहा है तो आप प्लस से माइनस जा रहे हो तो उसको क्या लेना है, आपको माइनस लेना है। और रेजिस्टेंस में अगर करंट आपका इधर फ्लो हो रहा है तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, सॉरी, हाँ। और रेजिस्टेंस में अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो माइनस होगा और ये प्लस होगा आपके पास, ठीक है। तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो तो आपको वहां पे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। अभी देखो एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में ये आ जाएगा। तो इसको मिटाते हैं अपन, ये लिखा नहीं तो भाई पीछे जाके थोड़ा देख लेना ना, मेरी आदत है जल्दी जल्दी मिटाने की। साफ कर देते हैं। हाँ तो भाई क्या बात करी थी अपन ने कि केवीएल में अपन क्या करते हैं कि एक डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, बंद पथ लेते हैं, एक तो बंद पथ एंड एक डायरेक्शन डिफाइन करते हैं एंड करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ये सिचुएशन है और इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो इसको प्लस लेना है। आगे आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गया, लेट सपोज इधर ही जा रहे हैं तो इधर इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, तो इसको अब अपन क्या कहेंगे, प्लस से माइनस, तो इसको अपन लेंगे माइनस में। इसी तरह से अगर अपना पाथ कुछ इस तरह से चल रहा है, अपना पाथ कुछ इस तरह से चल रहा है लेट सपोज, तो अपने पास में यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये आपका है प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर है। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, क्योंकि माइनस के साथ में ये जुड़ा हुआ है। तो अब इसको तो अपन लेंगे माइनस, और ये माइनस से प्लस जा रहा है इसलिए इसको लेंगे प्लस, ठीक है। अब एग्जांपल्स लेके देखते हैं अपन पहले। ये ले लिया जैसे अपन ने, तो ये तो हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया E1 और ये हो गया E2, ठीक है भाई। अब इसमें एक डायरेक्शन डिफाइन कर लो, लेट्स सपोज दिस, तो इसमें एक करंट I1 अपन ने मान लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इस पे आएंगे तो ये प्लस से माइनस की ओर, सॉरी माइनस से प्लस की ओर, तो E2 तो क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब इधर आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो R2 में देखो ये तो हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, इसलिए ये क्या होगा भाई I1 R2, ये ड्रॉप हो गया I1 R2। अब इधर आते हैं अपन, तो इसमें भी देखो इसके अकॉर्डिंग ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो अगेन ये भी अपने पास क्या होगा I1 R1। और फिर इसमें आएंगे तो देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा माइनस E1 = 0, ये कंडीशन इसमें हो जाएगी। या फिर ये कह दूं मैं कि E2 माइनस E1 = I1 R2 प्लस I1 R1 या I1 R1 प्लस R2। अब देखो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस जुड़ा हुआ है तो ये तो प्लस होना चाहिए, ये नहीं है। आपने ये एक सर्किल मान लिया, इस डायरेक्शन में मान लिया, तो इसमें भी करंट इधर ही जा रहा है, इसमें भी करंट इधर ही जा रहा है। अब देखो अगर ये करंट इधर नहीं है
तो जब आप इसका एनालिसिस करोगे ना तो फिजिक्स अपने आप संभाल लेगा इस चीज़ को। अगर आपने गलती की है और आपने ये डायरेक्शन मान के गलती की है, इस लूप में वास्तव में डायरेक्शन ऐसा है, तो आप जब इस I1 का वैल्यू निकालोगे तो ये I1 का वैल्यू आपको नेगेटिव मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो नेगेटिव मिलने का मतलब क्या, आपने जो मानी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अगर इस लूप में इधर करंट फ्लो हो रहा है तो अपने पास ये इक्वेशन है, अगर इसमें इधर फ्लो हो रहा होता तो फिर ये करंट माइनस में आ जाती। लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई इश्यू नहीं है इसके साथ में, ठीक है। अगर ये माइनस होता ना तो ये पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखो, ये 1 लूप वाला केस तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। जो 2 लूप वाला केस है ना वो देखते हैं अपन। देखो ध्यान से देखना भाई, ये अपना एंडिंग है, इसी के बेस पे अपने को सब कुछ करना है। लेट्स सपोज दिस इज E1, दिस इज E2 एंड दिस इज E3। 2 लूप बन गए इसके अंदर। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4, ठीक है। अब पहले में KVL, फर्स्ट लूप में KVL यहाँ लगा देता हूँ नीचे, KVL इन फर्स्ट लूप। तो क्या करना है, लूप ले लिया, पहले लूप डिफाइन हो गया, फिर अपने को क्या करना है, डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, कोई ना कोई एक डायरेक्शन ले लिया अपन ने। स्टार्ट कर दो कहीं से भी, तो यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सॉरी उल्टा बता दिया, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो E2 हो गया पॉजिटिव में, तो E2 पॉजिटिव, ठीक है। फिर देखो इसी डायरेक्शन में ले रहा है तो ये नेगेटिव चलेंगे सब, तो माइनस, करंट क्या मान लिया, करंट भी डिफाइन करो I1, तो ये हो गया I1 R2 माइनस ये तो सेम ही हो गया वैसे पहले वाले के जैसा है ना, कोई बात नहीं है। एंड दिस वन, तो दिस वन माइनस E1 एंड इक्वल्स टू 0। क्या ये कंप्लीट हो गया क्या अभी लूप? ये लूप आपको लगेगा कि कंप्लीट हो गया, बट वास्तव में कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है देखो, क्योंकि अभी तक हमने दूसरे वाले लूप में करंट डिफाइन नहीं किया है, तो ये मैंने डिफाइन करना पड़ेगा I2। जैसे ही, क्योंकि पहले में बह रहा है दूसरे में भी बह रहा है, आप इसको सेपरेट नहीं मान सकते इससे, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है। इसलिए ये जो आपके पास रेजिस्टेंस है इसमें देखो एक करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, और दूसरा करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से देखो इधर, तो I1 करंट इधर जा रहा है, I2 करंट इधर जा रहा है। तो जो पोलरिटी आपने ली है वो पोलरिटी आपने ये ली है प्लस से माइनस की ओर, और ये करंट माइनस से प्लस की ओर जाएगा, इसलिए ये करंट के अकॉर्डिंग ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, और प्लस क्या बनेगा यहाँ पे I2 इंटू R2। तो इसका करंट है R2 में से I1 करंट भी जा रहा है और I2 करंट भी जा रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना R2 और यहाँ पे। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E2, और I1 और I2 को कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो ये होगा प्लस I2 माइनस I1 इंटू R2 माइनस I1 R1 माइनस E1 इक्वल्स टू 0, या फिर E2 माइनस E1 इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा, I1 R1 प्लस I1 माइनस I2 इंटू R2। ये इक्वेशन ये हो गया अपने पास, ठीक है। ये फर्स्ट KVL के द्वारा ये अपने पास आएगा। अब देखो सेकंड लूप में आते हैं। सेकंड लूप में अपन ने क्या डायरेक्शन मानी है, ये वाली डायरेक्शन मानी है, ठीक है। इस वाली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये देखो ये प्लस से माइनस जा रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस का E3, ठीक है। और ये अगर माइनस का E3 है अपने पास में, तो दिस वन विल बी, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको माइनस ही लेना है अपने को, तो माइनस I2 R3। फिर देखो इसमें जाएगा तो ये I2 R4, ठीक है। फिर देखो इधर जाएंगे अपन, तो ये वाला जो R2 है इसमें से एक करंट तो इधर फ्लो रहा है, करंट इधर फ्लो रहा है, तो इधर वाली नेगेटिव ले रहे तो उधर वाली पॉजिटिव लेनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो R2 वाला जो केस है उसमें मैं इस तरह से लिखूंगा, देखो R2 I1 तो इसमें पॉजिटिव है और I2 इसमें नेगेटिव है, ठीक है। और अगेन इस पे आएगा तो प्लस से माइनस की ओर, तो अगेन आपके पास E4 भी क्या आएगा भाई, माइनस ही आएगा, तो E4 इज इक्वल टू 0,
ठीक है। और ये सब कुछ अगर मैं उधर ले जाऊँ, इनको इधर, इसको इधर रहने दो, इनको उधर ले जाता हूँ, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, E3 E2 है ना ये, हाँ, E2 प्लस E4 इज इक्वल टू R2 I1 माइनस I2 एंड माइनस I2 R3 प्लस R4। ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस में अगर अपने को करंट एंड वोल्टेजेस बता दे, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेजेस बता दे, तो अपन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पता कर सकते हैं कि करंट क्या होगा। ये सर्किट एनालिसिस का सबसे छोटा वाला पार्ट है, ये अपन नेक्स्ट क्लासेज में अपनी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कि सर्किट एनालिसिस कैसे किया जाता है इसके द्वारा। अभी अपना ये टारगेट है कि केवीएल होता है क्या, इसके द्वारा अपन किस तरह से इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं या क्या इनका मीनिंग है ये देखते हैं। अब देखो मीनिंग एक चीज़ रहेगी इसके अंदर, तो जिस तरह से केसीएल अपना था उसी तरह से केवीएल भी अपना एक मीनिंग छोड़ के जाता है। अभी केवीएल भी एक मीनिंग छोड़ के जाता है, बहुत ईजी सा मीनिंग है। वो ये कहता है कि भाई ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ये दोनों सोर्स एनर्जी देंगे किसको, ये एनर्जी सोर्स इसको एनर्जी देंगे और इसको एनर्जी देंगे और किसको एनर्जी देंगे, इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो आपके पास एनर्जी है E2 माइनस E1 एनर्जी जो है वो इनमें करंट्स की के कारण जो एनर्जी ड्रॉप हो रही है उसके बराबर होगी। ये एनर्जी और ये एनर्जी, ये एनर्जी और ये एनर्जी, इनका डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दोनों अपोजिट पोलरिटी, सेम पोलरिटी जुड़ी हुई है तो अपोजिट आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो भी एनर्जी है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड, ये किस पे बेस्ड है, ये है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये। तो ये अपना जो है पूरा लेक्चर यहीं पे अपन खत्म कर रहे हैं। अपन ने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेज पढ़े, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और रियल करंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, रियल करंट सोर्स क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। फिर अपन ने इक्विवेलेंस ऑफ करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स पढ़े, फिर बाद में अपन ने डेफिनेशंस पढ़ी, डेफिनेशंस के बाद में अपन ने केसीएल पढ़ा, केसीएल के बाद केवीएल पढ़ा। और अभी नेक्स्ट अपना जो टारगेट रहेगा वो सर्किट एनालिसिस का रहेगा, अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।